बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में ना हमने एल्गोरिदम और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बात की थी। पहले ज़रा ना थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं। पिछले हमने ये कहा था कि एल्गोरिदम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीक़ाकार जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हों और वो स्टेप्स जो हैं वो किसी तरतीब से हों। उन स्टेप में से कोई स्टेप अगर नहीं होगा तब भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर उनकी तरतीब चेंज हो जाएगी तो तब भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात। तो एनालिसिस हमने क्या करना था, एनालिसिस हमने ये करना है चूँकि कंप्यूटर के ऊपर जब हम उन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए उसमें मेमोरी है और उसमें सीपीयू है। यानी एक उसे टाइम चाहिए सीपीयू का और एक उसे मेमोरी चाहिए। उसको कितनी मेमोरी चाहिए, दिस इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसे कितना टाइम चाहिए रन होने के लिए, इसे हम कहते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट, टू ऑब्जर्व द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये कहा कि हम उसको किस मशीन के लिए चेक करेंगे। भी दुनिया में किसी के पास सुपर कंप्यूटर है, किसी के पास मेन फ्रेम है, किसी के पास कोर i7 है, क्या हम किसके अगेंस्ट उसके टाइम और स्पेस को चेक करें। तो फिर हमने एक मॉडल डिस्कस किया था जिसका नाम था, हमने कहा था कि हम उसे एक आइडियल मशीन के अगेंस्ट चेक करेंगे जिसका नाम हमने रैंडम एक्सेस मशीन रखा था। याद है जी? रैंडम एक्सेस मशीन एक मफरूज़ा है, एक मॉडल है जिसमें हमने ये कहा था कि इसकी जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। और इसमें एक ऑपरेशन जो है वो एक अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बराबर है, और हर ऑपरेशन जो है वो यूनिट टाइम लेता है। अब यूनिट टाइम हमने कहा था, हमने सेकंड, माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड नहीं कहा था। हमने कहा ऐसे मॉडल के अगेंस्ट जब हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे तो हमारे पास एक ना इक्वेशन बन के आ जाएगी। उस इक्वेशन को की बुनियाद पे ही हम कहा करेंगे कि ये एल्गोरिदम जो है ना ये एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, ये एल्गोरिदम जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है या टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो आज हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल से ना कि हम किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल कैसे करते हैं, मॉडल करने के बाद उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करते हैं, यानी मॉडलिंग ऑफ प्रॉब्लम। आप फर्ज करो उसने कहा एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की, ठीक है ना, ये पहली एग्जाम्पल वो दे रहा है। अब वो कहता है कि फर्ज करो आप एक कार खरीदना चाहते हो। कार की खूबी ये है कि जी कार जो तेज कार है ना वो महंगी भी है। ठीक है। और आपका मकसद क्या है कि आप चाहते हो कि जाहिर है जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी, जिसकी स्पीड कीमत कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। और हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी कार खरीद लें कि जो कम कीमत में ज़्यादा स्पीड वाली हो। समझ आइए, दिस इज डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं हम इसको, डिसाइडेबिलिटी। तो ये एक मॉडल है। अब हम इसको ना, अब फर्ज करो ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है जी, ये याद रखिएगा, मेरी तरफ देखिए। ये हर बिजनेसमैन को आती है जब वो कॉस्ट की बात कर रहा होता है और जब प्रोडक्शन की बात कर रहा होता है। पैसे ज्यादा हर जगह पे आती है। वो अगर पैसे ज्यादा लाएगा तो प्रोडक्ट्स ज्यादा आएंगी, अगर पैसे कम लगाएगा तो प्रोडक्ट्स कम आएंगी। लेकिन वो कितने के पैसे लगाए। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो होती हैं आपको पता है, अच्छा ठीक है जी, उसके बाद 2 करोड़ है, वो 2 करोड़ की प्रोडक्ट्स बना ले, नहीं, 2 करोड़ की प्रोडक्ट्स बनाएगा तो बेचेगा आगे कहाँ, मार्केट में प्रोडक्ट्स की भी तो एक सैचुरेशन होती है। तो इसलिए उसने ये तकरीबन इस तरह का जो डिसीजन है ना, जो 2 डायमेंशनल होता है कि ये करूँगा तो ये होगा, ये हर बंदे को जो है ना, यानी एक कॉमन आदमी भी क्या करता है कि 50,000 रुपये है और ईद की शॉपिंग करनी है तो क्या कहेगा, वो कहेगा 50,000 में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लो। तो वो एक कम्बिनेशन ढूंढना चाह रहा होता है, पेयर एक ढूंढना चाह रहा होता है। मैथ में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम मैथ में इसको जो है ना वो 2 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन कर लेते हैं। हमें पता है मैथ में एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। ठीक है। कोई बंदा कहता है जी ये कार खरीदने वाली जो प्रॉब्लम है ना इसको मैथ के जरिए हल करो, तो हम कहेंगे जी कर लेते हैं। हम करेंगे जी, हम 2 डायमेंशनल लाइन लगाएंगे, हम कहेंगे कि जो जिसमें एक पॉइंट P रख लेंगे और एक P डॉट एक्स रख लेंगे, एक P डॉट
सिंपल मैथ है ये, क्यों जी, ये मुश्किल मैथ नहीं है। एक पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर मुश्तमिल होता है, क्यों जी, क्लियर है, और एक्स भी होता है और वाई भी होता है। अब हम कहते हैं जी एक पेयर ये है कि उसमें हमने एक्स को क्या कहा, हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये कहा कि एक्स जो है ना ये है स्पीड ऑफ द कार, और वाई जो है ये है वो पैसे जो कार खरीदने के बाद आपकी जेब में बचते हैं। कि कार की कीमत को नहीं हमने वाई रखा, ठीक है, समझ आ रही है जी। हमने क्या रखा कि जो पैसे आपके पास बचते हैं ना वो वाई है। तो अब अगर आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपने सस्ती कार खरीदी है, अगर आपके पास कम पैसे बचेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपने महंगी कार खरीदी है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं मैक्सिमल की। व्हाट इज मैक्सिमल पॉइंट, क्या होता है जो जो ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमल प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आपके पास फर्ज करें एक पॉइंट्स हैं 10 या 15, उसमें से मैक्सिमल पॉइंट कौन से होते हैं, ऐसा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसका एक्स बाकी तमाम एक्स से बड़ा हो और जिसका वाई बाकी तमाम से बड़ा हो। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसको जो सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि इस ये डोमिनेट कर रहा है बाकियों को, समझ आ रही है, वैल्यू उनको मैयर करेंगे कि किसकी एक्स की वैल्यू सारों में से बड़ी है, दैट इज, और वाई की वैल्यू, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना फिलहाल, फिलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक आम जिंदगी के सिनेरियो को कंप्यूटर पर किस तरह ले जाकर किस तरह मैथमेटिशियन उसे मॉडल करते हैं और किस तरह उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ हम सिर्फ ना समझने की कोशिश कर रहे हैं एल्गोरिदम को समझने के लिए, ठीक है। तो वो जितने कॉम्बिनेशन है ना कार के और कीमत के, उसको एक्स वाई में बना के ना एक ग्राफ की सूरत में लिख लेंगे, ठीक है, जिस तरह ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। अब ये 2-5 है तो इसका मतलब क्या है जी, स्पीड 2 की कम है। 4-5 है तो इसका क्या मतलब है जी, स्पीड 4 ज्यादा है, चूंकि हमने एक्स को रखा है स्पीड ऑफ। अच्छा, 2 व 5 और 4 व 4, इसमें इस ये क्या शो करता है भला, 2 का मतलब है स्पीड ऑफ कार इज लो एंड 5 का मतलब क्या है कि आपके उसकी कीमत भी जो है वो आपके पास ज्यादा बचेंगे, यानी कीमत भी उसकी लो है। क्यों जी, समझ आ रही है ना बात। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, हमने इसमें से जो चीज फाइंड करनी है मैक्सिमल सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है। हमने वो पॉइंट्स उठाने हैं जो मैक्सिमम होंगे, और मैक्सिमल पॉइंट क्या होता है, उसकी तारीफ क्या है, उसकी नहीं, उसकी तारीफ ये है विच विल डोमिनेट अदर, विच इज नॉट डोमिनेटेड बाई एनी अदर पॉइंट, दैट पॉइंट वुड बी नोन एज मैक्सिमल पॉइंट। सुन लो, जो किसी दूसरे से डोमिनेट नहीं होता वो क्या है, वो मैक्सिमल पॉइंट है। और वो कौन सा है, जिसका x ग्रेटर देन है बाकी सबके x के और जिसका y ग्रेटर देन है बाकी सबके। ऐसे पॉइंट्स हमने ढूंढने, और वो 2D प्लेन में एक नहीं मिलेगा, हमें एक से ज्यादा मिलेंगे। तो आप देखें इस शक्ल में आपको नजर आ रहा है 7 व 13 मिल रहा है, ठीक है, 12 व 12 मिल रहा है, 14 व 10 मिल रहा है और 15 व 7 मिल रहे हैं। इन तमाम के जो x हैं नीचे वाले तमाम के x से बड़े हैं या बराबर हैं, और इन तमाम के जो y हैं नीचे वाले तमाम y के बराबर हैं। हम इतने पेयर इस एल्गोरिदम को देंगे और एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे तो ये हमें ये 4 पॉइंट निकाल के दे देगा। इसका क्या मतलब है कि इन चारों में से एक कार खरीद लो, बेहतर रहेगी आपके लिए। क्यों जी, बात की समझ आई है नहीं, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इस तरह हम एल्गोरिदम्स को बनाते हैं और कंप्यूटर से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब ये तो होगी ना प्रॉब्लम और उसकी मॉडलिंग होगी कि ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ये लफ्ज देन में बिठा लो अपने। ब्रूट फोर्स ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हम एफिशिएंसी के बारे में ही नहीं सोचते, सिर्फ सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि ये एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, हम कहेंगे कि पहले तो वो तरीका सोचो कि ये ना हल हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसमें आमतौर पे ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्निकल ट्रिक यूज नहीं करते,
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है। मिसाल के तौर पे कि जी आपके पास 100 बच्चा खड़ा है, आपने इसमें से जो है ना वो 5 फुट 10 इंच वाला बच्चा ढूंढना है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है जी, सारे बच्चों का कद नापना शुरू कर दो। समझ आ रही है? कोई तो 5 फुट 10 इंच वाला बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। टाइम कंज्यूमिंग है, हमने पहले ही कहा कि वी विड नॉट थॉट अबाउट इट्स एफिशिएंसी, लेकिन सोल्यूशन ये है। अच्छा, अच्छा सोल्यूशन क्या है कि यार हम सेलेक्टिव करेंगे, हम सिलेक्टिव, हम देखेंगे यार ये बच्चे जो है ना जिनकी हाइट ज्यादा है ना, उन 100 में से उनको सेपरेट करेंगे। यार जिनकी हाइट ज्यादा है ना, उन्हीं के चांसेस है ना 5 फुट 10 इंच होने के। नाउ वी हैव परफॉर्म्ड एन एल्गोरिदम जो कि उससे कम स्पेस में काम करेगा। समझ आ रही है? बिल्कुल यही चीज आपने अपने जहन में बिठा, ये सर्चिंग की एग्जांपल है जो मैंने आपको दी है। दिस वुड बी नोन एज सेलेक्टिव। तो ब्रूट फोर्स को हमने समझना है, अभी हमने सिलेक्शन के ऊपर नहीं जाना। ब्रूट फोर्स क्या है? तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मैं एक और मिसाल आपको देता हूं, फिर बड़ी जबरदस्त समझ आएगी। मिसाल के तौर पे जी मुझे एक एटीएम कार्ड मिला है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जी उसका मुझे पिन पता चल जाए। तो मैं ये कहता हूं कि मैं तकरीबन तकरीबन 2-3 घंटे में उस एटीएम के पिन को फाइंड कर सकता हूं। क्यों जी? कैसे कर सकता हूं? ब्रूट कैसे भला? किसी भी एटीएम का पिन 1000 से लेकर 9999 के दरमियान में ही होना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। मैं 1000 डालूंगा, फिर 1001 डालूंगा, फिर 1002 डालूंगा, और आखिर जो है वो मैं नतीजे पे पहुंच जाऊंगा। समझ आई बात की? दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन जो होता है ना, ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन कहलाता है, और ये आप करके आए हैं। कहाँ करके आए हैं? आज तक आपने एरे में से जो आइटम को सर्च किया है ना, वो ब्रूट फोर्स से किया है। क्यों जी? 100 आइटम होती है, आपको कहा जाता है कि इसमें क्या ये आइटम है या नहीं है, तो आप 0 से लेकर 100 तक लूप चलाते हो और सब के साथ उसे कंपेयर करके देखते हो, जहां मिलता है वहां से लूप से एग्जिट कर देते हो। दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम अक्सर पूछते हैं जी कि पासवर्ड हैक करने का जो यूटिलिटी है वो कैसे हैक करती है, तो वो भी यही करती है। तो वो जनाब एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम बना के कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहता है, करता रहता है, कभी ना कभी तो आएगा नहीं। ये एक अटैक है हैकर्स का जिसे डिक्शनरी अटैक कहते हैं। डिक्शनरी अटैक आज से 5-6 साल पहले ये होता था कि जी आपने किसी का पासवर्ड चुराना है ना, इंग्लिश की डिक्शनरी उठाओ, सारे वर्ड डाल दो उसमें, और एक एल्गोरिदम बनाओ जो डिक्शनरी के पहले वर्ड से लेकर आखिरी वर्ड तक एक एक ट्राई करता रहे। अगर आपका वर्ड कोई इंग्लिश वर्ड होगा तो वो टूट जाएगा। डिक्शनरी अटैक इसे कहते थे। इसीलिए अब क्या कहा गया है कि पासवर्ड करेक्टर्स भी हों, न्यूमेरिक्स भी हों, और उसमें अब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच को तोड़ने के लिए इतने कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं कि अब ब्रूट फोर्स भी कोई लगाएगा ना तो कई साल लगेंगे उस कॉम्बिनेशन तक उसे पहुंचते हुए। समझ आई बात की या नहीं? तो दिस इज कॉल्ड। अच्छा, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की समझ आ गई ना कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या होगा जिसमें हम सबको ट्राई करेंगे। ये देखिए, टू गेट, अब मैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के बारे में आता हूँ। कंसीडर ए सिंगल ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम वी विद नो थॉट टू एफिशिएंसी, हम कोई एफिशिएंसी की बात नहीं करते। लेट पी P1 P2 ये वो सारे पॉइंट है, इनिशियल सेट ऑफ एफ आर ईच पी आई टेस्ट इट अगेंस्ट ऑल अदर पी। अब हमने मैक्सिमल पॉइंट ढूंढना है, हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, उसको बाकी एक पॉइंट के एक्स को देखते हैं और बाकी सारों के एक्स के साथ उसे कंपेयर करते हैं। क्यों जी? तो हमें पता चल, जहां वो बड़ा हो जाता है वहीं छोड़ देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये डोमिनेट नहीं कर सकता, अगले का एक्स उठा लेंगे। तो बहुत सिंपल को 8, 10, 15 कंपैरिजन के बाद हम इसके जरिए इसे सॉल्व कर लेंगे। क्यों जी? कोई प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं ये 40, 50, 60 होंगे। लेकिन जब नंबर ऑफ पॉइंट्स लाखों में हो जाएंगे तो फिर जरा कॉम्बिनेशन देखें कितने बनने हैं। समझ आ रही है ना? एक लूप बायर वाली चलनी है। ये जरा नीचे एल्गोरिदम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। क्या कहता है? एक 1 से लेकर n तक चलाओ लूप, फिर उसके बाद देखो कि डू मैक्सिमल ट्रू है, अगर तो ये मैक्सिमम है तो ठीक है, वरना फिर 1 से लेकर कहां तक चलाओ? n तक चलाओ। लो जी जरा चला के देखो, 3 बाहर 3 अंदर, तो 3 3 9,
9 दफ़ा चली। अगर 1,00,000 पॉइंट हो तो 1,00,000 अंदर और 1,00,000 बाहर, तो 1,00,000 को 1,00,000 से ज़रब दे लो, 10 की ताकत 12 दफ़ा लूप चलेगी। 10 की ताकत, भाई जितना भी बड़ा कंप्यूटर है ना वो लगा रहेगा, कई दिन लग जाएंगे उसे फाइंड आउट करने में। समझ आ रही है? दिस इज, लेकिन सबसे पहले आप जब किसी, ये तो हमने करना कोई नहीं है, हमने ये करना, लेकिन जब सबसे पहले आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो ना तो आपके जहन में ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम ही आता है। उसके बाद तो ये वो एल्गोरिदम है जी, पूरा लिखा हुआ है, और इसी की ये जो लिखा हुआ है ना जो आपके सामने, दिस वुड बी नोन एज सूडो कोड। इसे हमने सूडो कोड कहते हैं। अगर पेपर में आएगा तो वो कहेगा जी कि 2D मैक्सिमा के ब्रूट फोर्स का सूडो कोड लिख दो, तो ये 8 लाइनें आपने लिखनी है। आप इन लाइनों के अंदर लिखे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में चेंज कर सकते हैं। ये एरो नहीं आपके याद रहा, आप सिंपली ये भी लिख सकते हो फॉर 1 to n। ठीक है, यानी कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो, फॉर i 1 to n तक आप इसे कर लो। ठीक है, इस तरह करके भी आप इसे टाइप कर सकते हो। आप इसे वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि एक लूप होगी, स्टार्ट ए लूप फ्रॉम i to n, उसके बाद डू करो, चेक करो कि मैक्सिमल इज इक्वल टू ट्रू, यानी यहाँ आप लिखो कि इफ, हाँ, अगर सूडो कोड में अगर आपको नहीं आता, कोशिश हमने करनी है सूडो कोड, या अब एक लाइन भूल जाए तो हम बैठे रहेंगे, वहाँ पे आप कुछ मिलती जुलती वर्डिंग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक समझेगा, 100% ठीक समझेगा। ठीक है, उसे ये जो लिखा हुआ है ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एल्गोरिदम को लिखने का, याद रखें। एल्गोरिदम की कोई डेफिनेट लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज होती है प्रोग्राम की। एल्गोरिदम आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन यूनानिमसली एक लैंग्वेज डेवलप हुई है जिसे सूडो कोड का नाम दिया गया है, जो किसी और लैंग्वेज से मुतासर नहीं है लेकिन मिलती जुलती है, आप उस हवाले से इसको रख सकते हैं। इस बात की मेरा ख्याल है जी अब आपको समझ आ गई होगी। नीचे वाले ग्राफ सिंपल ग्राफ बने हुए हैं जी। ठीक है, ये उसको उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया है। अब ये तो हो गया, हमने जो मिसाल पढ़ी ना, ज़रा ध्यान से सुन लें। हमने जो मिसाल पढ़ी, हमने वो पढ़ी कि जी एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो पढ़ा, उसके बाद उसका मॉडल बना, उस मॉडल को हमने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर से हमने उसे सॉल्व किया। अब हमारा सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे इस कोर्स का ताल्लुक है इसके रनिंग टाइम एनालिसिस से, जो कि 1.10 पे है, रनिंग टाइम एनालिसिस। समझ आ रही है? अब जरा देखें, द मेन पर्पज ऑफ आवर मैथमेटिकल एनालिसिस विल बी मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, वी विल आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द स्पेस ऑफ द मेमोरी। दो ही चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रनिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Running time of an implementation of algorithm would depend upon the speed of computer and programming language and compiler. Although important, we will ignore all these analysis. ठीक है, हम नहीं देखेंगे कि कौन सी जुबान है, क्यों? क्योंकि हमने इसे रन करना है रैम पे, रैंडम एक्सेस मशीन की। To measure the running time of brute force to algorithm, we could count the number of steps of the pseudocode that are executed and count the number of times of an element P is accessed or the number of comparison that are performed। तो इस एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए हम तीन चीजें काउंट कर लेंगे। या तो हम बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितनी दफा ये लूप काउंट होती है, या हम कहेंगे कंपैरिजन कितनी दफ़ा हुए हैं, या हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी के जो है ना वो कितनी दफ़ा एक्सेस हुए हैं, इनमें से हम किसी चीज़ को पकड़ लेंगे। क्यों जी, समझ आ रही है? ये एनालिसिस है जो हम करने जा रहे हैं। द रनिंग टाइम, अब वो क्या कह रहा है, रनिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द इनपुट साइज एन। ठीक है, ये भी हमने कहा, रनिंग टाइम की अभी हमने बात की, अगर 10 तक है तो रनिंग टाइम क्या होगा, लेकिन अगर 1000 हो जाएगा तो रनिंग टाइम कहाँ का कहाँ चला जाएगा। डिफरेंट इनपुट्स ऑफ, देखो, डिफरेंट इनपुट्स ऑफ सेम साइज मे रिजल्ट इन डिफरेंट टाइम, यानी इनपुट आपकी सेम हो तो लेकिन डिफरेंट टाइम उसका डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक। फॉर एग्जांपल, ब्रेकिंग आउट ऑफ इनर लूप in brute force algorithm depends not only on the input size of p but also the structure of input। अगर आप इसमें जाएं ना ऊपर, जो हमने सूडो कोड पढ़ा है, तो इसमें आपको ब्रेक की स्टेटमेंट नजर आएगी किसी जगह, ये ब्रेक नजर आ रहा है ना, सूडो कोड में देखें जरा, ब्रेक है ना,
इसका क्या मतलब है कि आप x को लेके जाओगे, सबके साथ कंपेयर किया करोगे, जहां वो बड़ा हो जाया करेगा ना, उससे आगे तो चेक करने की लोड़ ही कोई नहीं, तो वहां ब्रेक करके बाहर आ जाओगे। अब हम गिनेंगे तो इसे क्या कि ये लूप चलनी है j से n तक, लेकिन हो सकता है कि किसी में ये पहले ही बैच कर जाए और ब्रेक कर जाए। समझ आ रही है ना? इसलिए उसने ये कहा है कि डिफरेंट इनपुट जो है वो डिफरेंट रनिंग टाइम प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है जी वर्स्ट केस टाइम एंड एवरेज केस टाइम। ये लफ्ज भी आपके जहन में बैठा होना चाहिए कि वर्स्ट केस यानी एक एल्गोरिदम के टाइम को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम एक लिखेंगे वर्स्ट केस टाइम। वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि 1,00,000 में से आपने किसी चीज को ढूंढना है तो आपको कितना टाइम, कितने, इधर मेरी तरफ देखें जी, कितने स्टेप करने पड़ेंगे जी? 1,00,000। मैक्सिमम कितने करने पड़ेंगे? हो सकता है वो आइटम पड़ी हुई 1,00,000 बार पे होती। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट टाइम एनालिसिस। और एवरेज क्या है कि आप 10 दफा उसे चला के देखते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, ऑन एवरेज जो है ना ये हमें इतने के स्टेप्स के अंदर जो है ना वो मिल जाता है। नहीं, एवरेज एक से तो निकलती नहीं होती, एवरेज होती है जब एक से ज्यादा दफा हम एक प्रॉब्लम में भी देख रहे हैं, दूसरे में भी देख रहे हैं। तो इसीलिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो मैथमेटिकल एनालिसिस होगा, हमेशा याद रखें कि जब आप किसी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को, रनिंग टाइम के लफ्ज का पता चल गया, जब हम किसी भी एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको दो हवालों से करेंगे, एक वर्स्ट केस टाइम होगा और एक एवरेज केस टाइम होगा। ठीक है, और दोनों ही याद रखने हैं हमने। अच्छा, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है टी वर्स्ट एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई एंड आई बिलोंग्स टू एन, ये एक इक्वेशन सी लिखी हुई है। ठीक है जी, इस इक्वेशन को आप अगर चाहिएगा तो रट्टा लगा लीजिएगा, लेकिन इसकी तारीफ क्या है देखें। वर्स्ट केस टाइम इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ऑल लीगल इनपुट ऑफ एन, ये असल में इसकी डेफिनेशन है। आई डिनोट एन इनपुट इंस्टेंस एंड लेट ऑफ आई डिनोट इट्स लेंथ एंड लेट ऑफ टी ऑफ आई डिनोट द रनिंग टाइम। ये इसने ना सिंबल्स बता दिए इस इक्वेशन के अंदर। आई आपकी क्या है? इनपुट साइज, टी ऑफ आई टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट साइज, ठीक है, और डिनोट्स इट्स लेंथ, यानी आई यानी जो आपकी इनपुट होती है ना, इनपुट होती है ना, उसके इर्द गिर्द जब आप दो लाइनें लगा देते हो ना तो इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ इनपुट। मतलब आपकी एक, आपके वो पूरा जो सेट था ना मैक्सिमल पॉइंट वाला, वो आई है, और वो कितने थे? 10 थे, तो 10 उसकी लेंथ है, और उसको फाइंड आउट करने में हमें 100 चक्कर लगे या 100 काउंटर लगे, तो टी ऑफ आई क्या हुआ फिर आपके पास? 100 हुआ। समझ नहीं आई? अभी हम जो पीछे मिसाल करके आए हैं पॉइंट्स वाली 2D मैक्सिमम, फर्ज करो कि आपकी जो 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 पॉइंट्स थे ना, वो आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ जरा। पॉइंट्स हम देखते हैं कितने हैं। पॉइंट्स हैं हमारे पास टोटल, देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स हैं। आपकी इनपुट क्या है? ब्रैकेट के सेट के अंदर सारे पॉइंट्स का लिख देना, दिस इज आई। ठीक है, अच्छा, आई वो डेट ऑफ आई, जैसे हम आई का मॉड एब्सोल्यूट, वो जो निशान है वो क्या है? 13। उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 13 हैं, तो वो हो गए 13। अब इसको, इन 13 को एवेल्युएट करने में जो जितना टाइम भी हम कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा टी ऑफ आई। समझ आ रही है? ये तो होगी नोटेशन। अभी हमने कैलकुलेट तो किया ही नहीं ना, अभी तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। समझ आ रही है ना? ये जो लिखा हुआ है ना टी ऑफ आई, तो आपको आप इसको पढ़ के हैरान नहीं होंगे कि व्हाट इज टी ऑफ आई। तो टी ऑफ आई टाइम टेकन, रनिंग टाइम ऑन इनपुट आई। अच्छा, आई डेट इक्वल टू एन, इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन में? इसका मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स इन आई, सेट आई, इन सेट आई में जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। ठीक है, तो उस इनपुट का जो वर्स्ट टाइम है वही एवरेज क्या है? इज द टाइम ओवर ऑल इनपुट्स ऑफ साइज एन। इसमें पी ऑफ आई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग द इनपुट। हम वहां पे टी आई ले रहे थे, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पता है? एवरेज और वेटेड सम ही होता है वो।
एक अंदाज़ा होता है कि इसमें भी हमें मिल जाएगा, एग्जैक्ट वो मैयर नहीं होते, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इसलिए जो है ना आपको पढ़ाई जाती है पहले, ठीक है। तो अब आप देख लें जी वो इक्वेशन आपकी कैसे चेंज होगी है, ये दोनों इक्वेशन आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकती हैं। पेपर में अगर तारीफ आती है व्हाट इज़ वर्स्ट एवरेज केस टाइम, तो आपने तारीफ भी लिखनी है, साथ में ये इक्वेशन भी टाइप करनी है, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज में आता है तो फिर भी आपके जहन में ये होना चाहिए।